तो हर किसी को चाहिए अपने लैपटॉप में RTX 4050 वाला ग्राफिक कार्ड, लेकिन RTX 4050 वाले ग्राफिक कार्ड्स के साथ आने वाले लैपटॉप्स तो थोड़े कॉस्टली आते हैं। ऑन एवरेज मिनिमम आपको 77,000 तो स्पेंड करनी पड़ेंगे एक RTX 4050 वाले गेमिंग लैपटॉप के लिए। उसके बाद भी हर बजट सेगमेंट वाले RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप में आपको या तो 6 कोर्स का CPU मिलता है या फिर 8 कोर्स का CPU मिलता है। लेकिन आज मेरे पास है यहाँ पर Gigabyte G5 MF। इस लैपटॉप में आपको मिलता है RTX 4050, साथ में i5-12500H जो कि है 12 कोर्स का CPU। और इस लैपटॉप का प्राइस करंटली फ्लिपकार्ट पे चल रहा है अराउंड 73,000 का, और Amazon पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है। नहीं तो Amazon पे तो ये लैपटॉप आपको अराउंड 67,000 या 68,000 का मिल जाता है, क्योंकि इसके i5-1250H वाले वेरिएंट का प्राइस 64,000 है और इसके i7-12650H वाले वेरिएंट का प्राइस 70,000 है। तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस लैपटॉप का डिटेल्ड रिव्यू और पता लगाते हैं कि बजट सेगमेंट के RTX 4050 वाले गेमिंग लैपटॉप्स क्या सच में अच्छे होते हैं या फिर नहीं। बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो बॉक्स में आपको मिलता है ये लैपटॉप, एक ये 150 वॉट्स का पावर अडेप्टर और हमेशा की तरह एक वारंटी कार्ड और एक क्विक स्टार्ट गाइड। स्पेसिफिकेशंस पर आ जाए तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है i5-12500H CPU जो कि 12 कोर्स प्लस 16 थ्रेड्स वाला CPU है, जिसमें 4 P कोर्स और 8 E कोर्स मिलते हैं। 16 GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम मिलती है और इसमें 8 GB की 2 रैम स्टिक्स मिलती है, यानी कि ये डुअल चैनल रैम है। और रैम के 2 स्लॉट्स मिलते हैं आपको जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और रैम अपग्रेड आप अप टू 64 GB तक कर सकते हो। साथ में 512 GB की जनरेशन 4 वाली SSD है और एडिशनल आपको SSD स्लॉट भी मिलता है, तो आप स्टोरेज अप टू 4 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। साथ में RTX 4050 वाला ग्राफिक कार्ड है जो कि 6 GB VRAM के साथ आता है और 75 वॉट्स की इसकी TGP है। और एक मिनट, TGP देखकर वीडियो बंद मत करना, क्योंकि कई बार कम TGP वाले GPU भी बिल्कुल सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस देते हैं। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लुक्स तो वैसे हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, लेकिन मुझे पर्सनली इसके लुक्स काफी अच्छे लगे हैं। टॉप लिड में आपको पूरी मैट फिनिश मिलती है जिससे कि एक बहुत क्लासी लुक आता है, और टॉप लिड में आपको यहाँ पर ये एक पैटर्न मिलता है और यही सेम पैटर्न आपको टच पैड में ही मिलता है। और चारों वेंट्स में आपको अंदर की तरफ रेड ग्रिल मिलती है जिससे कि मतलब एक बहुत ही गेमिंग सा लुक आता है, और स्क्रीन के बेजल्स भी काफी पतले मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल मिनिमल सा है और कीबोर्ड फ्लेक्स तो बिल्कुल ना के बराबर है। साथ में स्क्रीन वॉबल भी बिल्कुल नॉर्मल सही है और एक हाथ से आप लिड को ओपन कर सकते हो, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और लैपटॉप का वेट भी ओनली 2.08 kg का है, तो मतलब लैपटॉप बहुत हल्का है। और करेंटली ये लाइटेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जो कि आपको 12 कोर के CPU के साथ RTX 4050 दे रहा है, और लैपटॉप की थिकनेस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप काफी थिन है एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स, और ये लैपटॉप 15.6 इंच का डिस्प्ले होने के बाद भी किसी भी और 15.6 इंच के गेमिंग लैपटॉप से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मैंने अपने Asus TUF के ऊपर इसको रख दिया है और दोनों ही लैपटॉप 15.6 इंच के, और फिर भी आप देख सकते हो कि मेरा TUF 15.6 इंच होने के बाद भी इससे ज्यादा बड़ा है। तो कम वेट और कॉम्पैक्ट होने की वजह से ना आप इस लैपटॉप को बहुत ही आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको एक फुल साइज RGB कीबोर्ड मिलता है जिसके कलर आप चेंज कर सकते हो इसके Gigabyte कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपको एक ये कलर व्हील मिलता है जिसमें कि 15 कलर्स है, तो आप इन 15 कलर्स के बीच में कोई भी कलर चूज कर सकते हो। बैकलाइटिंग की ब्राइटनेस आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, और कीबोर्ड में FN के साथ ये प्लस की प्रेस करने से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, और FN के साथ माइनस की प्रेस करने पे आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो, और FN प्लस स्टार की प्रेस करके आप कीबोर्ड की RGB ऑफ कर सकते हो। ओवरऑल कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, टाइपिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसकी कीज में जो फॉन्ट यूज किया गया है ना वो थोड़े से वर्टिकली ज्यादा लंबे हैं और हॉरिजॉन्टली ज्यादा पतले हैं, तो मतलब आपको शुरू में यूज करने में थोड़ा अजीब लगेगा वो फॉन्ट की वजह से, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। टचपैड में आपको इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं और टचपैड रेक्टेंगल शेप का है, तो किसी भी नॉर्मल टचपैड से ना इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो उसकी वजह से आपका टचपैड यूज करने का भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। इसमें आपको एक 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 47% NTSC है और 66% sRGB है। मैंने इसमें गेमिंग किया, मूवीज देखे, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। और एक चीज मैंने इसमें नोटिस किया कि इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन जब मैंने अपने 250 निट्स की ब्राइटनेस वाले Asus TUF से इसको कंपेयर किया तो मुझे इसका डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लगा, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लग रहा था। तो हो सकता है कि इसकी 270 निट्स की ब्राइटनेस होगी। तो बाकी ब्राइटनेस के मामले में डिस्प्ले अच्छा है और ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, और बाकी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको बता ही दिए, तो इससे ज्यादा मुझे डिस्प्ले के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपको ये एक एग्जॉस्ट वेंट मिलता है,
2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कि ये ब्लू वाला USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है और ये वाला USB 2.0 पोर्ट है। और हेडफोन और माइक का पोर्ट आपको दोनों अलग अलग मिलता है, इसमें कॉम्बो नहीं है। राइट साइड में एक और एग्जॉस्ट वेंट है, एक RJ45 लैन पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है जो कि USB 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट है और माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट है। ये स्लॉट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बहुत यूजफुल है ही। साथ में इसका एक और बहुत अच्छा फायदा है कि स्टोरेज उसमें 512 GB SSD है। तो अगर आपका उतना बजट नहीं है स्टोरेज एक्सपेंड करने का, तो आप इस स्लॉट में एक माइक्रो SD कार्ड लगाकर उसको एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो, जिसमें कि आप अपनी मूवीज, वीडियोस, फाइल्स, मतलब जो भी स्टोरेज वाली चीजें हैं ना, वो आप उसमें रख सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत कम बजट में अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। पीछे के साइड में 2 एग्जॉस्ट वेंट्स है, एक चार्जिंग पोर्ट है, एक मिनी DP पोर्ट है 1.4 वाला और एक HDMI पोर्ट है 2.1 वाला और एक और टाइप सी पोर्ट है USB 3.2 Gen 2 वाला। बैटरी इसमें 54 वॉट आवर्स की मिलती है, साथ में 150 वॉट का अडेप्टर मिलता है। मैंने बैटरी को 94% चार्ज करके 11:31 AM में यूज करना स्टार्ट किया और मैंने बिल्कुल नॉर्मल वर्क किया, जिसमें से कि मैंने कुछ थोड़ी सर्फिंग किया और एक मैंने SSD का टेस्ट रन किया और थोड़ा YouTube देखा और पूरे टाइम पर रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज पे था और कीबोर्ड की बैकलाइट ऑन थी और ब्राइटनेस अराउंड 60% पे थी और यूज करते करते 12:48 PM तक बैटरी 7% पे आ गई थी, यानी कि 1 hour 20 मिनट में 77% बैटरी ड्रेन हुई। वही अगर मैं सेम सिनेरियो में 100% से 0% तक यूज करता तो ऑन एवरेज मुझे 1 hour 30 मिनट्स का बैकअप मिल जाता। तो अगर आप 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखो, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ करो और स्क्रीन ब्राइटनेस को अराउंड 50% रखोगे तो आपको ऑन एवरेज 2 hours 30 मिनट्स तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और वही अगर आप बैटरी सेवर भी ऑन कर लो तो ऑन एवरेज आपको 3 hours तक का भी बैकअप मिल सकता है। तो ओवरऑल इसका बैटरी बैकअप सही है, क्योंकि नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप में आपको इतना ही बैटरी बैकअप मिलता है। बस कुछ ही गेमिंग लैपटॉप एक्सेप्शनल होते हैं जो कि आपको इससे ज्यादा बैटरी बैकअप देते हैं, बाकी ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में आपको यही सेम बैटरी बैकअप मिलता है और 54 वॉट आवर्स की बैटरी है तो इतना ही बैकअप मिलेगा। और लैपटॉप यूज करते करते मैंने बैटरी चार्ज करा तो ऑन एवरेज 1 hour में इसकी बैटरी 0 to 100% चार्ज हो जाती है। लैपटॉप में आपको मग स्विच नहीं मिलता है और जो इसका इंटरनल डिस्प्ले है वो iGPU से कनेक्टेड है और HDMI पोर्ट के थ्रू आउटपुट भी iGPU के थ्रू ही आएगा और टाइप सी से आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते हो, ना ही लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट से आप ओनली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इन शॉर्ट इसके डेडिकेटेड RTX 4050 से आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते हो। और कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.2 मिलता है। लैपटॉप में आपको 2 वॉट के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, साथ में DTS:X अल्ट्रा ऑडियो टेक का सपोर्ट है और साउंड कस्टमाइज करने के लिए DTS साउंड अनबाउंड और DTS:X अल्ट्रा ये दोनों एप्लीकेशंस मिलते हैं। तो इन दोनों के थ्रू साउंड आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लाउडनेस तो इन स्पीकर्स की बढ़िया लगी मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये सैंपल सुनो। लेकिन जो साउंड क्वालिटी है ना वो मुझे एवरेज से लगी है, मतलब साउंड क्वालिटी इसकी और बेटर हो सकती थी। ओवरऑल मतलब जो इसका साउंड आता है ना वो थोड़ा सा पतला सा आता है और ये हर टाइप के साउंड के लिए, फिर वो चाहे वोकल्स हो, म्यूजिक हो, डायलॉग्स हो, हर किसी के साथ यही सेम है। अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज, वेब सीरीज वगैरह देखते हो और सॉन्ग सुनते हो, मतलब आपको पूरा एंटरटेनमेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो फिर ये स्पीकर्स आपको उतने पसंद नहीं आएंगे। फिर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटर्नल स्पीकर यूज करो या हेडफोन्स यूज करो। बाकी DTS:X अल्ट्रा ऐप में आपको काफी सारे साउंड मोड्स मिलते हैं, जिसमें से कि ये ऑटोमेटिक वाला मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है। और अगर आपको स्पीकर की लाउडनेस थोड़ी कम लगती है तो आप ये कस्टम वाला मोड सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग्स में जाकर ये सारे ऑप्शंस ऑन करके इनको मैक्स पे कर देना, तो इसकी लाउडनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें आपको ये गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसको ओपन करने के लिए आप FN की के साथ ये स्लैश की प्रेस कर सकते हो, तो इससे आपका ये गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या कुछ ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर 4 मोड्स मिलते हैं। आप क्वाइट, पावर सेविंग, एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस के बीच में स्विच कर सकते हो। परफॉर्मेंस में रखना बेस्ट है और नीचे फैन के कंट्रोल्स है, यहाँ पर ऑटोमेटिक में रख सकते हो, मैक्सिमम में रख सकते हो और कस्टम में क्लिक करके इस फैन स्पीड कंट्रोल वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से पूरी फैन स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक में रखना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। बाकी मेमोरी एंड स्टोरेज का यूसेज यहाँ पे देख सकते हो और विंडोज की लॉक कर सकते हो, FN की और विंडोज की स्वैप कर सकते हो, FN की लॉक कर सकते हो, कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो, टच पैड ऑफ कर सकते हो, नम लॉक, कैप्स लॉक, एयरप्लेन मोड ये सब भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। GPU इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी GPU यूज नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें खाली पड़ी है। बाकी ब्लू लाइट फिल्टर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, उसमें मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो, स्क्रीन की ब्राइटनेस, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप कीबोर्ड की बैकलाइटिंग का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे कलर्स मिलते हैं, जो चाहिए चेंज कर लो। कीबोर्ड की ब्राइटनेस एडजस्ट कर लो और कीबोर्ड का स्लीप टाइमर है, इसको इनेबल करके आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हो कि उतने टाइम बाद आपकी जो कीबोर्ड की बैकलाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये अगला ऑप्शन है फ्लेक्सी की, इसमें आप अपने कीबोर्ड के मैक्रो सेट कर सकते हो।
माउस के भी मैक्रो सेट कर सकते हो, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में भी आप क्या कर सकते हो, ये मैंने भी अभी अच्छे से चेक नहीं करा है, तो ये चेक करके मैं गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये कीबोर्ड मैक्रो, माउस मैक्रो और स्टैटिस्टिक्स वाले ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये फ्लेक्सी चार्जर का ऑप्शन है, इसमें आप एक कस्टम बैटरी चार्ज सेट कर सकते हो कि इतने % के नीचे आने पर आपका लैपटॉप चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और इतने % आने पे आपके लैपटॉप चार्ज होना बंद हो जाएगा। फिर आप एक ये वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी बैटरी लाइफ अच्छी रखने के लिए। इसमें आपकी बैटरी 70% के नीचे आने पे चार्ज होना स्टार्ट होने लगेगी और 80% पे चार्जिंग ऑफ हो जाएगी। और अगर आपको बैटरी 100% चार्ज रखना है तो आप ये वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हो। तो बस यही था पूरा गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर, सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इस लैपटॉप की कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरह की आपको मिलती है, आप देख सकते हो। अभी जो है मेरे बिल्कुल सामने एक ट्यूबलाइट जल रही है बस रूम में, तो बस उसी की रोशनी से आप मुझे देख पा रहे हो। और ऑडियो भी करेंटली इसी लैपटॉप के माइक से आप सुन पा रहे हो, तो आप देख सकते हो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और करेंटली अभी फैन चालू है, मैं एक बार फैन बंद करता हूँ। तो अब मैंने फैन बंद कर दिया है, अब आप सुन सकते हो कि आपको ऑडियो क्वालिटी में कुछ डिफरेंस सुनाई दे रहा है या नहीं। और इसमें इस F10 की के साथ अगर आप ये F10 की प्रेस करोगे तो इससे आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, फिर कोई भी एप्लीकेशन आपका कैमरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब परफॉर्मेंस पर आ जाए तो सबसे पहले आप ये बेंचमार्क स्कोर्स देख लो। ये रहे सिनेबेंच R23 के स्कोर्स, फिर गीकबेंच 6, OpenCL GPU के लिए, फिर सिनेबेंच 2024, ये रहा क्रॉसमार्क, फिर 3D मार्क, टाइम स्पाई, VR मार्क। तो ये सब स्कोर्स तब यूजफुल है कि जब आप इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को किसी और लैपटॉप से कंपेयर कर रहे हो, तो आप इन बेंचमार्क के स्कोर्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। अब रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लैपटॉप में मैंने ये 1080p 60 FPS का मल्टी लेयर्ड प्रोजेक्ट एडिट करके देखा, और आप देख सकते हो उसमें काफी सारी लेयर्स है, और उसके बाद भी टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई भी लैग यहाँ पर नहीं है। अब 4K रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है, तो इसलिए मैं 4K फुटेज एडिट करके नहीं देख पाया, पर 4K फुटेज भी यहाँ पर एक लेवल तक यहाँ पर स्मूथली एडिट हो जाएगी। और फिर मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा तो बिल्कुल स्मूथली मल्टीटास्किंग हो रही थी, और डे टू डे यूसेज में मुझे बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस मिला। और इसमें आप कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन ये सब भी स्मूथली कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपका कोई भी और प्रोफेशनल वर्क है तो उसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बस उसकी रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इसके स्पेक्स से मैच कर लेना। वैसे मुझे पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इसके स्पेक्स से तो कम ही होगी, तो सभी प्रोफेशनल वर्क आप इस लैपटॉप में बिल्कुल स्मूथली कर सकते हो। तो ओवरऑल इसकी डे टू डे यूज वाली परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन आप थोड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। और थर्मल्स कैसे है उसके बारे में भी गेम प्ले टेस्ट के बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये सारे गेम्स जो मैंने टेस्ट किए ना, ये 33 डिग्रीज रूम टेम्परेचर में टेस्ट किए हैं।
आप थर्मल्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको डुअल फैंस मिलते हैं जिनकी की मैक्स स्पीड है अराउंड 5500 आरपीएम की। साथ में 4 हीट पाइप्स है और 4 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। सीपीयू थ्रॉटलिंग चेक करने के लिए मैंने सिनेबेंच 2024 को रन किया, जिसमें कि कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स तक सीपीयू 100% यूज होता रहा और उस समय रूम टेम्परेचर अराउंड 32 डिग्रीज का था और इसकी सीपीयू की थ्रॉटलिंग लिमिट 100 डिग्री सेल्सियस की है। तो जैसा कि आप HW इन्फो में देख सकते हो कि मैक्स टेम्परेचर 100 डिग्रीज तक गया था और सीपीयू थ्रॉटल भी हुआ था, लेकिन थ्रॉटलिंग यहाँ पर बिल्कुल मिनिमल सी थी क्योंकि एक भी बार टेम्परेचर 100 डिग्रीज को क्रॉस नहीं किया और बहुत कभी कभी टेम्परेचर 100 डिग्रीज तक पहुंचता था और विद इन 1 सेकंड टेम्परेचर वापस कम भी हो जाता था। और इवन अगर आपने गेम प्ले टेस्ट भी देखा होगा तो उसमें भी सेम चीज थी, थ्रॉटलिंग इतनी मिनिमल सी थी कि गेम प्ले में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। आप सारे गेम्स का गेम प्ले टेस्ट देखो तो थ्रॉटलिंग की वजह से ना ही कोई गेम लैग हुआ, ना ही किसी गेम में FPS ड्रॉप हुए और ना ही सीपीयू की क्लॉक स्पीड ज्यादा फ्लक्चुएट हुई। तो क्योंकि इस मिनिमल थ्रॉटलिंग की वजह से गेम्स की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि इसके थर्मल्स आपको एवरेज से मिलते हैं। मतलब टेम्परेचर्स हाई तो जाते हैं लेकिन एटलीस्ट थर्मल्स अपना काम थोड़ा ठीक से तो कर ही देते हैं। स्टिल गीगाबाइट को अपने थर्मल्स में थोड़ा और काम करने की जरूरत है और थर्मल्स को थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। बाकी जीपीयू थ्रॉटलिंग मैंने टेस्ट करा तो जीपीयू बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता है और मैंने नोटिस किया कि ये जो टचपैड के राइट साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पर भी थोड़ी सी हीट महसूस होती है। एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाए तो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है जिनको कि अपने प्रोफेशनल वर्क प्लस गेमिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप दिखने में क्लासी है एंड एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स थिन है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, तो आप इसको कहीं पे भी आराम से कैरी कर सकते हो और बाकी आपको गेमिंग भी अच्छे से करा देगा और आपका सारे प्रोफेशनल वर्क भी आराम से कर लेगा। तो अगर आपकी नीड्स कुछ ऐसी है तो आप बिल्कुल इस लैपटॉप को ले सकते हो और बाकी तो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। और चलो फिर आप आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।